आज हम महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से किस प्रकार से जो है वेवलेंथ किस प्रकार से व्यवहार करती है, स्कैटरिंग, अवशोषण, परावर्तन, डिफ्यूजन इत्यादि को हमने डिस्कस किया था। महासागरीय जल के तापमान को हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं कारक में क्या क्या आ जाएगा। दो प्रकार से स्टडी किया जाता है महासागरीय जल को। एक तो होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। लंबवत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे महासागर क्या है, 3D होते हैं, जैसे गहराई, चौड़ाई इत्यादि 3D होते हैं। और लंबवत में हम अक्षांशों के अनुसार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा यही है, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार से होता है। एक तो होता है क्षैतिज, जिसमें क्या है कि इस प्रकार से स्टडी करते हैं अक्षांशों के अनुसार। अक्षांश के अनुसार जो है स्टडी करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसको। और एक होता है लंबवत। लंबवत में क्या होता है कि 3D है। महासागर कैसे हैं, 3D है, जिसकी गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई इत्यादि है। तो इस प्रकार से हम बात करें, सबसे पहले बात करें क्षैतिज में किस प्रकार से। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अक्षांशों के हिसाब से स्टडी करते हैं। जैसे ये पृथ्वी होगी, ये हमारी पृथ्वी होगी, और ये सन है। सॉरी, इसमें ऐसे दिखा सकते हैं हम इस हिसाब से। जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है, सन है। तो ये क्या होता है, 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ हो गया। और फिर होता हमारा 66 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री साउथ, फिर है 90 पोल, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। तो इस प्रकार से अक्षांश, सबसे पहले हम क्या देखते हैं क्षैतिज में, मेनली हम अक्षांशों को महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं समुद्री जल के तापमान को। अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई। अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाती है, और ये वाला हिस्सा है जैसे सन के सामने है, यहाँ से यहाँ तक का 23.5 तक, इन्हीं में क्या हो जाता है, मौसम जो है सर्दी गर्मी के अनुसार करक कभी मकर है, किसी में हो जाता है स्थानांतरण लंबवत किरणों का। तो इसमें इस वाले जोन में सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर किरणें सीधी पड़ रही है इस वाले रीजन में, तो तापमान भी यहाँ पर अधिक रहेगा।
समुद्री जल के सतह का तापमान भी यहाँ पर अधिक रहेगा। जैसे जैसे किरणें क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, तो उनका क्या है, तिरछी होने के कारण तापमान भी कम रहेगा। इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे जैसे हम निम्न जैसे जैसे हम क्या करते हैं, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो तापमान स्थायी समुद्र के स्थायी तापमान में कमी आ जाती है। ये तो था अक्षांशों के अनुसार। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर, पोल की ओर जाते हैं तो तापमान स्थायी समुद्री तापमान में कमी आ जाती है, तापक्रम में कमी आ जाती है। और इसमें भी हम बात करें तो 0 डिग्री पर यह अपवाद आ जाता है। 0 डिग्री पर जैसे अक्षांशों के सहारे से हमने पढ़ लिया कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ध्रुवों की तरफ तो तापमान कम होता जाता है सागरों का। लेकिन अपवाद में हम देखें तो 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर भी सूर्य की किरणें अत्यधिक पड़ी है, लेकिन यहाँ से जो है तापमान हम क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्षा अत्यधिक के कारण क्या हो जाता है, 0 डिग्री के आसपास थोड़ा तापमान में कमी आ जाती है, उपयुक्त सतह के तापमान में कमी आ जाती है। बादलों का छाया रहना और आर्द्र वाष्पीकरण इत्यादि के कारण जो है यहाँ पर वर्षा के कारण क्या हो जाता है, बारिश होने से क्या होता है, तापमान में उपयुक्त स्तर के तापमान में सागर की कमी आ जाती है। वजह कर्क और मकर रेखा के आसपास के। इतना समझ आ रहा है सभी को? इसमें से किसी को कुछ पूछना हो? तो ये तो था अक्षांशों के अनुसार। चालीस डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ जल का इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, जल का तापक्रम वायु के तापक्रम से कम होता है। 40 नॉर्थ से 40 साउथ का जो क्षेत्र है, जल का तापक्रम वायु के तापक्रम से कम होता है। और इससे आगे जाने पर क्या हो जाता है, वायु का तापक्रम, वायु के तापक्रम से जल का अधिक हो जाता है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट आ जाता है अक्षांशों के बाद। अक्षांशों के बाद आ जाता है हमारा जलीय धाराएं। जलीय धाराएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा बी पॉइंट। वो तो था अक्षांश। अब आ गया महासागरीय धाराएं। किस प्रकार से प्रभावित करती है धाराएं, ये हमारी अर्थ होगी। ये हमारा मान लो ये हमने मैप में देख लिया, यहाँ पर हमारा आ जाता है, ये आ जाता हमारा, ये वाला हिंद महासागर आ जाता है, और ये अफ्रीका के बाद यहाँ से ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है
हिंद महासागर, और फिर ये बाकी बचा यहाँ से यहाँ तक प्रशांत महासागर। इस प्रकार से होते हैं ना महासागर, यहाँ पर महाद्वीप, यहाँ पर भी महाद्वीप, इस प्रकार से होते हैं। तो हम एक एक करके देखें तो किस प्रकार से, जैसे धाराएं किस प्रकार से चलती हैं। ये पूरी पृथ्वी होगी, धाराएं किस प्रकार से चलती है। ये मान लो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अटलांटिक महाद्वीप का, अटलांटिक महासागर का। ये एस के आकार का हमारा अटलांटिक महासागर हो गया, इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से होती है धाराएं। ये हो गया अटलांटिक महासागर, यहाँ से शुरू हुई महासागरीय धारा, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले की वीडियो में। ये क्या करेंगी धाराएं, गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जाएंगी, तो वो गर्म करके वहाँ का तापमान बढ़ा देंगी। और ठंडे क्षेत्रों से क्या होता है, गर्म क्षेत्रों की ओर आएंगी तो धाराएं क्या करेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेब्राडोर की धारा है और ओहोसीओ की धारा, ये ठंडी ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है, तो वहाँ के ये जो है तापमान को कम कर देती है। और गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसीओ की बात करें तो ये क्या कर देती है, उच्च अक्षांशों में जाकर भी यूरोप इत्यादि, जैसे हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर के तापमान को बढ़ा देती है। और यूएस से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के तटों पर प्रभाव डालती है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर तापमान बढ़ाने से वहाँ पर क्या हो जाता है, बंदरगाहें खुली रह जाती हैं। लेकिन जो अक्षांश बहुत अधिक होते हैं उनके, और अगर ये धारा ना हो तो तापमान बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से धाराओं का प्रभाव हम अलग अलग महासागरों में देखें तो, जैसे मैंने अभी बताया था गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसीओ की धारा है, जो क्यूराइल की धारा है जो वो बढ़ा देती है, और ओहोसीओ और लेब्राडोर की धाराएं कम कर देती हैं। और इसी प्रकार से हम अटलांटिक महासागर में उत्तरी और दक्षिण में भी बात करें तो उत्तरी में गल्फ स्ट्रीम के कारण तापमान अधिक रहता है, लेकिन क्या होता है कि दक्षिणी महासागर में, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, बेंगुएला की धारा के कारण जो है तापमान कम हो जाता है। और इसी प्रकार से प्रशांत में भी हम देख सकते हैं, जैसे हमबोल्ट की धारा जो ठंडी धारा है, वह क्या करती है, जो है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट को ठंडा कर देती है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं धाराओं का प्रभाव। जैसा कि हमने धाराओं वाला टॉपिक अलग से किया है, तो आप धाराओं के हिसाब से देख लीजिए कि किस प्रकार से जिन तटों पर क्या होता है कि धाराएं ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आती है, तो वहाँ पर तापमान को क्या हो जाता है, तापमान इक्वेटर की ओर आने वाली तो कम करेंगी और इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने वाली बढ़ा देती है। इस प्रकार से धाराएं अपना प्रभाव डालती है तापमान, महासागरीय तापमान की। और इससे क्या होती है कि संचलन से क्या होती है कि गति भी आती है, जिससे क्या होता है, गति के कारण क्या हो जाता है, ऊपर की परत जाने से, जैसे ऊपर की है कम ठंडी परत के हटने से नीचे का ठंडा जल भी ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से ये था धाराओं के बारे में। अभी पवनों की बात करें, पवन की पेटियां होती हैं, जैसे पवनों की किस प्रकार से प्रभाव डालती है, प्रचलित पवन किस प्रकार से प्रभाव डालती है, कुछ इस प्रकार से होती है पेटियां। व्यापारी पवने, ये हमारी यहाँ पर क्या होता है, व्यापारी पवने, ये और ये पछुआ पवनी।
फिर इसके बाद आ जाता हमारा ध्रुवीय पवने। ये पेटियां होती है, ये होगी व्यापारिक पवने और ये होगी पछुआ पवने और ये ध्रुवीय पवने। पेटियों के हिसाब से पवने चलती हैं। पवने भी क्या करती हैं, महासागर के जल को अपने साथ लेके चलती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यापारिक पवने क्या करेंगी, व्यापारिक पवने जैसे व्यापारिक पवनों की बात करें तो हम व्यापारिक पवनों के कारण जो हमारी व्यापारी पेटी है, व्यापारी पेटी में क्या होता है, पूर्वी भागों में तापक्रम कम तथा पश्चिमी भागों में अधिक होता है। इसका कारण क्या है, महासागरों के पूर्वी भागों में कम होता है और पश्चिमी भागों में अधिक होता है। इसका कारण ये है कि व्यापारी पवनें क्या होती है, इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, पूर्व से पश्चिम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये अपने जो है पूर्वी जो महासागर उनके तटों से जो है जल को लेके जाती है, वहाँ से ठंडा जल नीचे से ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। और ये पश्चिम की ओर जाती है ना, तो वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। इसी वजह से पश्चिमी तटों पर जो पूर्वी पवने हैं उनसे क्या होता है, पश्चिमी तटों पे तापमान अधिक होता है। और पछुआ पवनों में इसकी विपरीत स्थिति होती है। पछुआ पवनों में क्या होता है कि वो क्या करेंगे, महासागरों के पश्चिमी दिशा से आई हैं तो वो वहाँ के तटों से क्या ले आई अपने साथ, वहाँ का जल ले आई, जहाँ से नीचे से ठंडा जल ऊपर आ गया। और जिस भी तट पर पूर्वी तट पर आई है तो वहाँ का तापमान बढ़ा दिया। इस प्रकार से होता है, पवनों का भी प्रभाव रहता है सागरीय जल पर। तो इसके बाद हम बात करें सागर और स्थल का स्वभाव। जैसे असमानता की बात की गई है, धाराएं, जैसे हमने अक्षांश पढ़े, धाराएं पढ़ा, प्रचलित पवनें पढ़ी, प्रभावित करती है ना। ये क्षितिज में अब पढ़ रहे हम स्थल तथा सागर सागर में असमानता। असमानता में हम क्या देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी होगी और क्या होता है, इसके उत्तरी भाग में स्थल भाग अत्यधिक है। उत्तरी भाग में क्या है, स्थल की अधिकता है और दक्षिणी भाग में जल की अधिकता है। तो क्या होता है, स्थल की अधिकता के कारण क्या होता है, यहाँ पर तो तापमान अधिक हो जाता है और जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा स्थल से अधिक होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसी वजह से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक हो जाता है स्थल के कारण से, और उत्तरी भाग में कम हो जाता है क्योंकि जल गतिशील है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। और उसको क्या होता है कि स्थल में तो क्या होता है कि किरणें 1 मीटर तक की गहराई तक जाती है और उसको छोड़ने में और प्राप्त करने में रोशनी उतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, जैसे 1 मीटर तक ये गहराई में पहुंचती है स्थल पर। लेकिन
सागरों में क्या होता है कि गतिशील होने की वजह से और जो है पारदर्शी होता है जल, जबकि स्थल क्या होता है, पारदर्शी होता है। स्थल के पारदर्शी होने के कारण काफ़ी गहराई तक जो है किरणें चली जाती हैं, वेवलेंथ चली जाती है, और 20 मीटर तक की जो गहराई है उसको नाम दे दिया जाता है फोटिक जोन का नाम दे दिया जाता है उसको। तो इसी वजह से क्या है, स्थल में जल में जो तापमान अत्यधिक, ना तो वो अत्यधिक जल्दी से छोड़ सकता है, और क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, वाष्पकणित अत्यधिक में भी जो है ऊर्जा खर्च हो जाती है और बादल भी छाए रहते हैं। इसी वजह से वो ना तो अत्यधिक तापमान प्राप्त कर पाता है और ना ही क्या कर पाता है, छोड़ पाता है। और स्थलों पर क्या है कि वो जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं और जल्दी ही छोड़ देते हैं, जल्दी ही वो ठंडे हो जाते हैं और उनकी विशिष्ट ऊष्मा जो है कम होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 डिग्री तक और स्थल की होती है 0.19, इतनी होती है। तो यही कारण है कि स्थलीय भाग है जहाँ पर, वहाँ पर तापक्रम भी अधिक रहेगा और ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारा और ये भी बात इसी में आ जाती है हमारे, सागर का जो है एल्विंडो भी अधिक होता है। सागर का एल्विंडो भी अधिक होता है स्थल से, जिससे वो मान लो सागर में आनी थी 100 और उसने प्राप्त किया है 70% की, तो 30% वापस उसने लौटा दिया। इस प्रकार से सागर का एल्विंडो भी अधिक होता है, जिस कारण से वो कुछ ऊर्जा को वापस लौटा देता है। फिर बात करें हम, लेकिन क्या होता है कि 60 डिग्री अक्षांशों से आगे बर्फ के होने के कारण स्थल का एल्विंडो भी बढ़ जाता है। एक बात है हमारी, जैसे ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये इक्वेटर है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर जो है जल के बारे में बात की, एल्विंडो अधिक है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते, तापमान कम होने की वजह से जो बर्फीला एरिया आ जाता है, स्थलों का भी जो है एल्विंडो बराबर हो जाता है। स्थलों पर भी एल्विंडो बढ़ जाता है। कहाँ पर जाकर, 60 डिग्री से आगे जाकर ध्रुवों पर भी एल्विंडो जो है बढ़ जाता है। स्थलों का भी, सागरों का तो है ही, सागरों का तो उष्ण में भी और ध्रुवों पर भी है, लेकिन स्थलों का भी बढ़ जाता है अत्यधिक ऊंचाई पर, अत्यधिक 60 से आगे के अक्षांशों पर जाने के बाद। तो ये तो थे हमारे कुछ मुख्य, जैसे सबसे पहले हमने क्षैतिज और लंबवत जो कारक हैं उनकी बात की थी। ये मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ही बनता है कि कारक क्या क्या है जो सागर के जल के वितरण के तापमान को, कारक ही बताने हमने सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हमने बात की है 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, क्योंकि हमें क्या होता है कि महासागर को 2 तरीके से पढ़ना होता है। एक तो होता है हमारा लंबवत क्योंकि गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि के कारण क्या होता है, महासागरों को 3D वे में हमें पढ़ना होता है। तो
इस वजह से एक तो होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। हम क्षैतिज पे आए हुए हैं। क्षैतिज में होता है, इसमें हम महत्व देते हैं अक्षांशों को। अक्षांशों के हिसाब से हम जैसे सन और अर्थ को हमें एक हिसाब से मैप में देखे तो हमने ले लिया। तो जोन होते जैसे हमारे क्लाइमेट में जोन होते, जोन के हिसाब से हम पढ़ते हैं। उष्ण, शीतोष्ण, शीत, इस प्रकार से जो है हम अक्षांशों के हिसाब से जो है इक्वेटर से ध्रुवों तक हम पढ़ते हैं। फिर अक्षांशों को मुख्य महत्व दिया जाता है। क्षैतिज में सबसे पहले मेन ही आते हैं और फिर आता है हमारा जैसे धाराएं भी प्रभावित करती है। जहाँ पर क्या होता है उष्ण धाराएं आती है और ठंडी धाराएं आती है, वो अपना प्रभाव डाल देती है वहाँ के जल पर। तो इस प्रकार से फिर आती है धाराएं, फिर आती है हमारी पवनें आती है। पवनें भी इस प्रकार से पेटियों के हिसाब से जो है जल को संचालित करती है। जैसे पूर्वी व्यापारी पवनें, पछुआ पवनें अपने हिसाब से जो है उनका प्रभाव हम देख सकते हैं जल पर। फिर आती है हमारी क्या आती है स्थल और जल में असमानता, स्वभाव में असमानता। उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक स्थल के होने के कारण क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि जो है स्थल क्या है, 1 मीटर तक उसको क्या लेनी होती है, ऊष्मा प्राप्त करनी होती है और वो देर तापक्रम में अधिक हो जाता है। क्योंकि वो जल्दी जो है ऊष्मा को प्राप्त कर लेता और जल्दी छोड़ भी देता। जैसे मरुस्थलीय भागों में ही लगा लो, साफ आसमान रहता है। लेकिन दक्षिणी भाग में अत्यधिक जलीय भाग होने के कारण क्या होता है, बादल इत्यादि छाने के कारण जो है उसकी अत्यधिक ऊर्जा किसमें लग जाती है, वाष्पकण इत्यादि में लग जाती है। और जो है बादल इत्यादि छाए रहते हैं वो भी उसका क्या कर देते हैं, जो है सूर्य की किरणों को आने से और फिर उससे जाने से भी रोकते हैं। उससे भी क्या होता है कि वहाँ पर जो तापक्रम अत्यधिक उच्च नहीं हो पाता। तो ये तो था हमारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में हमने स्थल और जल की बात की है। बाकी हम सभी जो है पृथ्वी के अलग अलग महासागर और स्थलों के हिसाब से भी इसको लागू कर सकते हैं बात को। तो फिर ये तो थे हमारे पॉइंट जो हमने अभी तक पढ़े हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट अदर में आ जाता है, इसमें अदर में रखते हैं इसको। अन्य में क्या आता है, अदर्स। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाता है महासागर की क्या आ जाता है, जो अंत सागरीय कटक होती है। मान लो अटलांटिक में देखें हम, ऐसा आकार की ये है कटक है बीच में, मिड अटलांटिक रीज। क्या होता है कि इसका प्रभाव तापमान पर रहता है, समुद्री जल के तापमान पर, कि इसके कारण भी क्या है, कहीं पर तो तापमान अत्यधिक हो जाएगा और दीवार का काम करते एक साथ से। और इसमें क्या है कि ज्वालामुखी इत्यादि भी फटते रहते हैं। तो इसके कारण भी जो है प्रभावित होता है हमारा समुद्री जल का तापमान। और इसके अलावा बात करें हम, इसके अलावा है हमारा मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं कैसे, जैसे चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, एलनीना, लानीना, इनसे भी हमारा तापक्रम प्रभावित होता है। जब एलनीना आता है तो हमारा तापमान जैसे 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है और जब लानीना आता है तो तापमान जो है फिर से कम हो जाता है। इस प्रकार से जैसे, और इनका क्या होता है, जैसे हमने हिंद महासागर में भी देखा था कि कोरल पर क्या हुआ था, अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा था एलनीना के कारण। तो इस प्रकार से क्या होता है, तापमान को ये चीज़ें भी जैसे चक्रवात, मौसमी घटना में इनको हम रख सकते हैं, ये भी प्रभावित करती है। फिर आता है सागर की स्थिति। मान लो कोई सागर क्या है, बहुत अधिक जो है स्थलीय भाग के अंदर बीच में जाके है। जैसे आप लगा लो रूम सागर की बात लगा लो, तो रूम सागर में क्या है, तापमान अधिक हो जाता है। और अटलांटिक महासागर का सार्गोसम सागर है, सार्गोसम सागर में भी क्या होता है, अत्यधिक लवणदार तापमान रह जाता है।
तो इस प्रकार से क्या है कि महासागर कहाँ पर स्थित है? उच्च उच्च अक्षांशों में है, निम्न अक्षांशों में है, या फिर वो आंतरिक भागों में महाद्वीपों से घिरा हुआ है, चारों ओर से तटों से, या फिर खुला है। तो इस चीज का भी प्रभाव क्या होता है? महासागरीय जल पर पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा है क्षैतिज प्रभाव में पॉइंट जितने भी हैं। अभी हम बात करेंगे कि पूरे ग्लोब पर हम क्या करते हैं। महासागरीय क्षैतिज वितरण को हम किसके सहारे से पढ़ते हैं? अक्षांशों के सहारे से पढ़ते हैं। और हम क्या करते हैं? तापमान को मापते हैं। जैसे समान तापमान को दिखाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समताप रेखाएं कहते हैं। समान तापमान को तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समताप रेखाएं कहते हैं। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान वाले सागर तल पर स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक रेखाएं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ये सिर्फ मैप पे ही दिखाई देती हैं, सिर्फ मैप पे ही दिखाई देती हैं। और ये कृषकों के लिए लाभकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या होता है, कृषकों को क्या चाहिए कि किसी स्थान का एक्चुअली रियल में जो तापमान होता है फसल के लिए वही चाहिए होता है। लेकिन ये क्या करता है, वहाँ का वास्तविक तापमान ना दिखाकर, उस स्थान के वास्तविक तापमान ना दिखाकर समुद्र तल से लिए गए तापमान को दिखाता है। तो ये कृषकों के लिए लाभकारी नहीं होती। फिर है समदाब रेखाओं को भी पढ़ रहे हैं हम। समदाब रेखा क्या होती है? गर्मी में हम बात करें, गर्मी में क्या होता है? सूरज कर्क रेखा पर होता है ना, गर्मी के टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। तो क्या होती है? स्थल से सागर की ओर आने वाली समदाब रेखाएं भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। ये हम इनको क्या दिखा जाता है? समदाब रेखा को इस प्रकार से क्षैतिज में हम मौसम के अनुसार से ग्रीष्म और शीतकाल के हिसाब से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा और ये मकर रेखा। आज दिखाते हैं हम, कब की बात दिखा रहे हैं हम? ग्रीष्म काल की। ग्रीष्म काल में इस प्रकार से तो क्या होता है ग्रीष्म काल में क्या बात की गई है कि जो समताप रेखा क्या होती है? स्थल से आई है, स्थल तो ज्यादा तप जाएगा ना, उसमें तो क्या करेगी? ध्रुवों की ओर चली जाएंगी। इस प्रकार से ये स्थल हो गया हमारा। और फिर क्या करेगी? जैसे ये आ गया हमारा फिर से सागर, तो ये क्या करेगी? बिल्कुल इधर आना स्टार्ट कर देंगी सागरों पर। इस प्रकार से फिर ये स्थल आ गया, फिर से ये जो है ध्रुवों की ओर चली जाएगी। कारण इसका यही है कि स्थल तो तपेंगे क्योंकि तापमान अधिक है। ग्रीष्म काल में कर्क रेखा पर है सूर्य, ये तो तपेंगे क्योंकि स्थल क्या है, जल्दी गर्म हो जाते हैं। और सागरों में क्या होता है, टाइम लगता है। तो उनमें क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा ऊंचाई तक उनकी समताप रेखाएं जा ही नहीं पाएंगी। तो वो क्या करेंगी? इक्वेटर की ओर मुड़ जाएंगी। और स्थल गर्म है तो वो स्थलों पर जाएंगी, ध्रुवों तक बहुत अधिक ऊंचाई तक चली जाएंगी। और यह तो थी ग्रीष्म काल की बात। अब बात करें हम शीतकाल में इसके विपरीत होता है। अब सूर्य है
यहाँ पर लंबवत। तो अब क्या होता है, अब जो इसमें था अब इसमें शुरू हो जाएगा, इसके विपरीत होता है। और क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, इस समय स्थल तो अत्यधिक ठंडे हो गए, स्थल तो अत्यधिक ठंडे हो गए, लेकिन महासागरों का क्या है कि वो इतने जल्दी गर्म और ठंडे नहीं होते। तो क्या करेगी, ये तो जो है ऐसे रह लेंगी स्थल पर तो, और सागरों पर जो है वो पहले भी उतनी नहीं गई थी और उतनी ही है अब भी, लेकिन स्थल की बहुत ही अधिक इस प्रकार से आ गई है, इस प्रकार से चलता है। और एक ये भी है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अत्यधिक है, तो वहाँ की जो है दाब समताप रेखा क्या है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, और कहीं पर जल कहीं पर जैसे स्थल आ जाता है बीच बीच में, तो वो टेढ़ी मेढ़ी अत्यधिक हो जाती है। लेकिन जो है उत्तरी दक्षिणी भाग में क्या होता है, दक्षिणी भाग में सागर भाग अत्यधिक है, तो वहाँ की क्या है, समताप रेखाएं बिल्कुल सीधी है इस प्रकार से। और ये तो थी समताप रेखाओं में, हमने मौसम के अनुसार ही पढ़नी है कि ग्रीष्म और शीतकाल का सहारा लेके हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से समताप रेखा या तापमान कैसे परिवर्तित होता है मौसम के हिसाब से। उच्च तापमान तापक्रम का महाद्वीपों पर जैसे ग्लोब ये हमारा, ये पृथ्वी हमारी, ये पृथ्वी हो गई हमारी। और क्या होता है, जैसे दो नई मौसम की बात करें तो हम उच्च तापक्रम कहाँ पर रहता है, उच्च तापक्रम ये तो है जनवरी की सिचुएशन, जनवरी की, और ये है जुलाई की, जब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे आई है जुलाई की बात, सन यहाँ पर है, और जब सन यहाँ पर है यह है जनवरी की बात। तो ये क्या कहता है कि क्या होता है, अगर दोनों ही गोलार्ध में बात करें ना हम, तो उच्च तापक्रम कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में, और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापक्रम जनवरी में होता है। ये तो सिंपली बात है, जैसे हमने पहले भी क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ा था कि ये वाला जो ग्रीष्म काल होता है जुलाई वाला, और ये जनवरी की बात करें तो जनवरी में क्या होता है, जनवरी में दक्षिण की ओर आ जाता है, मकर रेखा पर सूर्य, तो वहाँ पर शीतकाल हो जाता है और यहाँ पर गर्मी आ जाएगी। तो यही है, इससे सूर्य से रिलेट करता है, तो इस प्रकार से होता है। और यही बताया गया है कि दोनों गोलार्ध में ये महीने उच्च तापमान वाले होते हैं, दोनों में जनवरी और जुलाई। जनवरी रहता है दक्षिण में और जुलाई रहता है उत्तरी गोलार्ध में। फिर है और शीतकाल या न्यूनतम तापमान कब रहता है, ये शीतकाल में न्यूनतम तापमान रहता है, कहाँ पर रहता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका में। शीतकाल की बात की गई है, जैसे शीतकाल कब है, सन कहाँ पर आ गया शीतकाल में, सन यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल है, शीतकाल है। तो ये बात कर रहा है इस समय कहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान रहेगा, उत्तरी अमेरिका और एशिया में।
उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में न्यूनतम तापमान रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि महासागरों में इतना अधिक जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता भी नहीं है, महाद्वीपों पर ही देखा गया है, उच्च भी और निम्न भी। उच्च तापक्रम भी और निम्न भी कहाँ पर देखा गया है? महाद्वीपों पर ही देखा गया है। महासागरों पर क्या होता है, प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि महाद्वीपों पर होता है, क्योंकि सतल भाग पर ही हम बार बार कह ही रहे हैं, जैसे स्थल जो है अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको अत्यधिक गहराई में जो ऊष्मा नहीं भेजनी होती। और जल क्या है, गतिशील है, उसको क्या है, संचलन भी हो जाता है, जैसे इकट्ठा हो नहीं पाती ऊष्मा गतिशीलता के कारण। और शीतकाल में क्या है, शीतकाल में दक्षिणी तापीय प्रवणता अधिक होती है। सिंपली बात है, अभी शीतकाल का समय है तो दक्षिणी भाग में क्या हो गया है, दक्षिणी भाग में गर्मी है इस समय, दक्षिणी भाग में गर्मी है और ताप प्रवणता उत्तरी ध्रुव, उत्तरी जो भाग है इसमें अत्यधिक रहेगी, क्योंकि ग्रीष्म काल में तो उतना फर्क ही नहीं पड़ता, शीतकाल में ही होती है। जैसे यहाँ पर बहुत अधिक, जैसे यहाँ पर तापमान अधिक हो गया, यहाँ पर कम हो गया, इस प्रकार से शीतकाल में जो है दक्षिणी तापीय प्रवणता अधिक होती है। और उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अधिक तापक्रम रहता है, इसमें अधिक ताप प्रवणता पाई जाएगी शीतकाल में दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी में तापक्रम से ही बना रहेगा। मैं फिर से बता देती हूँ, शीतकाल का समय है, क्या होता है शीतकाल में, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, तब क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ताप प्रवणता अधिक है, वहाँ पर गर्मी है तो ताप प्रवणता अधिक है, ताप के घटने बढ़ने के वो होता है ना, ताप में जैसे एक स्थान से दूसरे पे जाते हैं तो बिल्कुल बार बार क्या है कि तापमान जो है एकदम से घट जाता है, तो ताप प्रवणता उसी को दिखाती है। ताप प्रवणता गर्मी में अधिक है, यानी कि अगर आप किसी भी जो है दोनों गोलार्ध में किसी की भी बात करो, गर्मी में अधिक रहेगी। और जैसे बात की जाए तो संदर्भ की बात की जाए तो जो है दक्षिणी भाग में जो है, जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होगा तो दक्षिणी में ग्रीष्म काल है, और उस समय क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में ताप प्रवणता अधिक है, और उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में अधिक तापक्रम है, ताप प्रवणता अधिक नहीं है, तापक्रम अधिक है। डिग्री है यहाँ पर जो है, महासागरों का तापमान कितना है, स्थायी जो है तापमान इतना है। ये 0 डिग्री पर महासागरों का तापमान कितना है, महासागरों का तापमान 26 डिग्री 1 पॉइंट सेल्सियस है। तो और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, 20 पर कितना रह जाता है, 20 डिग्री पर कितना रह जाता है, 22 डिग्री सेल्सियस, 26 का 22 डिग्री सेल्सियस। और फिर क्या होता है 40 पर
रह जाता है इस प्रकार से, यानी कि घटता जाता है 10 डिग्री और फिर आ जाता है 60 पर हमारा 1 डिग्री और बिल्कुल ध्रुवों पर क्या है 0 डिग्री। इस प्रकार से तापमान जो है कम होता चला जाता है हमारा। अभी हम बात करें दैनिक तापांतर। तापांतर को पढ़ रहे हम, क्या होता है तापांतर? जैसे दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर एक दिन के उच्चतम तापमान तथा निम्न ताप अंतर को दैनिक कहते हैं। दैनिक तापांतर कहते हैं एक दिन के उच्चतम तापमान तथा निम्नतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। मान लो किसी दिन में 30 डिग्री मान लो डिग्री तापांतर उच्चतम था और उसी दिन क्या हुआ निम्नतम हो गया 10 डिग्री रात तक होते, तो इसका अंतर कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। ये हो गया हमारा दैनिक तापांतर। इस प्रकार से याद करते हैं। तो ये कहाँ पर अत्यधिक होता है, कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर अत्यधिक होता है और कहाँ पर कम होता है, ये देखते हैं हम। ये 2 बजे तो दोपहर के 2 बजे अधिक होता है और सुबह के 5 बजे निम्नतम होता है। दोपहर के 2 बजे अधिकतम था, सुबह के 5 बजे निम्नतम होता है। और इसके लिए क्या सिचुएशन होती है, इसको क्या क्या प्रभावित करेंगे दैनिक तापांतर को? एक तो मेघ रहित, अगर मेघ ना होगे, बादल ना हो आसमान में, तो क्या होता है तापांतर अधिक हो जाता है। जैसे मरुस्थलीय भागों में अत्यधिक जो है सूर्य की किरणें आई, फिर उनको जो है अत्यधिक ही उसने छोड़ दी साफ जो मेघ रहित आसमान के कारण। अगर बादल छाए हुए हो तो अगर बादल छाए हुए हैं आकाश में और पवन का क्या है संचलन हो रहा है, गति है पवन में, तो वहाँ का तापांतर कम होता है, वहाँ का तापांतर कम होता है, दैनिक तापांतर कम होता है। मेघ छाए हुए हैं और पवन में गति भी है, संचालित है पवन, वहाँ पर क्या होता है तापांतर कम होता है। और मेघ रहित जो साफ मौसम होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है अत्यधिक हो जाता है, जैसे मरुस्थलीय भागों में हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें वार्षिक तापांतर। जैसे दैनिक हमने याद किया था, वैसे ही वार्षिक
तापांतर। वार्षिक तापांतर में बात करें, वार्षिक तापांतर में बात करें, वर्ष के 12 महीनों का क्या होता है, ये तापमान के हिसाब से इसको लिया जाता है। वर्ष का अत्यधिक गर्म महीना और अत्यधिक ठंडा महीने के अंतर में इसको कब लिया जाता है, उच्चतम तो लिया जाता है, उच्चतम तो लिया जाता है कब, अगस्त में, अगस्त में, और निम्नतम लिया जाता है, निम्नतम फरवरी में, उच्चतम अगस्त में और फरवरी में लिया जाता है न्यूनतम। ये अलग से हम बात करेंगे कभी। जैसे क्या होता है कि 2 महीने की देरी से लिया जाता है, तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबित होती है, मकर रेखा पर लंबित होती है, उस समय जो है पृथ्वी को क्या होता है कि अपने जो है तापांतर में क्या हो जाता है, 2 महीने की वो देरी की बात वाली आ जाती है, जिसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से जो है 2 महीने की देरी से लिया जाता है। उसी के हिसाब से अगस्त और जो है फरवरी के महीने को चुना गया है, और क्यों चुना गया है इसके अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो यहाँ पर इतना ही कि उच्चतम लिया जाता है अगस्त में और न्यूनतम लिया जाता है फरवरी में, और वार्षिक तापांतर की हम बात कर रहे हैं। और एवरेज कितना रहता है वार्षिक तापांतर पृथ्वी का, एवरेज रहता है 10 फ़ारेनहाइट। सबसे गिरे हुए महासागरों में अधिक रहता है, जैसे रूम सागर और बाल्टिक सागर। अटलांटिक में प्रशांत से अधिक है, क्योंकि अटलांटिक आकार छोटा है। अटलांटिक में वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि छोटा आकार है। प्रशांत में जो है बड़े आकार के कारण तापांतर उतना नहीं हो पाता। ये तो था क्षैतिज हमने पढ़ लिया, और इसके बाद हमने दैनिक और वार्षिक तापांतर को भी पढ़ लिया है। अब हमारा लंबवत में आ जाता है, लंबवत जो कि हमारा पॉइंट था। लंबवत में हम बात करें ताप में महासागर का लंबवत स्टडी करते तो किस प्रकार से होता है, गहराई इत्यादि को महत्व दिया जाता है। इसमें 3 लेयर होती है, परतें कितनी हो जाती हैं, पढ़ाई करते तब हम इसको, परत 3 होती है। सर्वाधिक तापक्रम कहाँ पर होता है, सतह पर होता है। इस प्रकार से गहराई में जाते हैं तो हम कैसे होती है हमारी 3 परतें। पहली होती है हमारी, पहली परत होती है हमारी ऊपरी परत, ऊपरी परत, और दूसरी आ गई हमारी निचली परत, और एक हो गई हमारी थर्मोप्लान। कैसे, ये वाली आ गई हमारी निचली परत, और बीच में आ जाती है हमारी थर्मोप्लान। सर्वाधिक तो किस में रहेगा, ऊपरी में। सर्वाधिक तापक्रम रहता है सतह पर, सतह है सर्वाधिक।
फिर ये कहाँ तक है, ऊपरी सतह से 500 मीटर तक है, 500 मीटर तक है। इसमें अत्यधिक ताप का कारण क्या है, 200 तक क्या है, सूर्य की रोशनी पर 200 किलोमीटर तक पहुंच पाती है जो है सूर्य की किरणें, और 20 मीटर का जो एरिया है उसको हम फोर्टिक जोन का नाम दे देते हैं। सूर्य की किरणें सीधी जो है इतनी 200 मीटर तक प्रवेश के कारण यहाँ पर जो है अत्यधिक तापमान रहता है। और फिर इसके बाद आती है हमारी 200 से 2000 तक क्या होता है, 200 से 2000 तक तापमान तेजी से गिरता है, कम होता है, तीव्रता से कम होता है, तीव्र गति से घटता चला जाता है। कितने से कितने तक, 200 से 2000 तक तीव्रता से घटना शुरू हो जाता है। और 5 फेदम की गहराई पर दैनिक तापांतर और 100 फेदम पर वार्षिक तापांतर नहीं पाया जाता। 5 फेदम पर चले जाते हैं तो हमें दैनिक तापांतर नहीं मिलेगा, और 100 फेदम पर चले जाते हैं तो हमें वार्षिक तापांतर नहीं मिलेगा। गहराई की बात हो रही है, लंबवत में हम गहराई के हिसाब से पढ़ रहे हैं महासागरों को। तो भूमि जो स्थलीय से स्थान से नीचे की ओर जाने में गिरावट जो है तेजी तीव्र होती है। फिर क्या होता है, जैसे हम जोन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऊपरी में बात करें तो हम जो 20 से 25 सेल्सियस तक रहता है, और उष्ण में वर्ष भर उच्च तापमान ग्रीष्म काल में। फिर इसके बाद हम पढ़ते यानी कि तापमान अत्यधिक है उपयुक्त भाग में, क्योंकि फोर्टिक जोन इसी में आ जाता है ऊपरी सतह में, तो तापमान जो सीधी सी बात है अत्यधिक ही रहेगा। लेकिन क्या है कि इसके अलावा कुछ और भी प्रभाव हो जाते हैं, कहीं पर घट रहा है गहराई में, कहीं पर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से निचली परत आ जाती है। फिर हमारी निचली परत है महासागर की तली तक 1000 से महासागर की तली तक आ जाती है। और फिर हम थर्मोक्लाइन की बात करें तो ये वो है जोन जिसमें जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन जोन होती है, इसमें संक्रमण जोन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कि बहुत अत्यधिक तीव्र गति से क्या होता है, तापमान घटता है, एकदम से घटना शुरू हो जाता है। तो ये बीच वाली जोन है जो इसको थर्मोक्लाइन का नाम दे दिया जाता है, जहाँ तीव्रता से तापमान कम होना शुरू हो जाता है, तापमान में तीव्र गति से गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है। और इसकी गहराई कितनी है, ट्रांजिशन जोन की गहराई कितनी है, 300 से 1000 तक है इसकी गहराई। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है। लेकिन ये तो था महासागरों की गहराई के हिसाब से हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या होता कि महासागरों के हिसाब से या फिर जो अक्षांशों के हिसाब से क्या होता है, कहीं पर घट रहा है गहराई में, कहीं पर बढ़ रहा है। जैसे हम इक्वेटर की बात कर ले तो क्या होता है कि वर्षा का जल जो इक्वेटर का एरिया होता है वहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, और जो है अत्यधिक जो है आर्द्रता के कारण वर्षा हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि ऊपर की परत में तापमान कम हो जाता है, वर्षा होती रहती है 0 डिग्री के आसपास, तो वहाँ के तापमान को कम कर देती है, सागरीय तापमान को ऊपर की परत में तापमान को कम कर देती है, क्योंकि
जो वर्षा का जल मिक्स होता रहता है और लवणता को भी कम कर देता है और तापमान को भी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं फिर क्या होता है, जो हमारे मकर रेखा के आसपास के एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है और गहराई में थोड़ा कम होता है, शुरू हो जाता है। लेकिन इक्वेटर के आसपास क्या होता है कि ऊपर की परत में तो कम हो जाएगा और फिर बीच में जाकर ऐसे बढ़ जाएगा और फिर से वही प्रोसेस चलाएगा। तो ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं मान सकते हम कि हर महासागर में जैसे एक ही तरीके से जो है गहराई में घटेगा तो घटेगा ही और बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये नहीं होता। लेकिन ये इस प्रकार से होता है, जैसे ध्रुवों पर हम बात करें तो ये होता है, ध्रुवों पर भी अलग अलग प्रकार से जैसे गहराई में जो है तापमान जो है गहराई में थोड़ा कम हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है। इस प्रकार से ऊपर की परत में तापमान कम हो जाता है। तो ये जो है जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, ये हर महासागर में अलग प्रकार से है कि कहीं पर बढ़ रहा है कहीं पर घट रहा है। तो आज हमने महासागरीय जल को डिटेल में पढ़ा है और अगर कुछ भी इसमें से कुछ भी ये लगे कि हाँ इस प्रकार से समझाना चाहिए मेरे को, तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट करके। थैंक यू।